इंडिया में कोविड की वजह से काफी नुकसान हुआ है इंडस्ट्रीज को, बहुत जॉबलेसनेस क्रिएट हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। लेकिन उसी तरफ अगर आप देखिए तो हेल्थ केयर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की वजह से बहुत नई तरह की ग्रोथ भी आई है। पिछले एक दशक में जितनी ग्रोथ नहीं हुई, पिछले 2 सालों में उतनी ग्रोथ ऑलरेडी आ चुकी है हेल्थ केयर सेक्टर में। और इसकी वजह से हेल्थ केयर सेक्टर एक बहुत प्राइम सेक्टर बनता जा रहा है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो डिस्पाइट कि हमारे बाकी एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हुई हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत नई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हैं। और आज हम इनको डिस्कस करेंगे कि इन जॉब अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे पा सकते हैं और इनमें क्या चैलेंजेस हैं या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो एक तो हमें ये देखना है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड उभर के आई है हेल्थ केयर मार्केट में, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि इंडिया में ये हेल्थ केयर की मार्केट जो है वो काफी तेजी से 2022 में ग्रो कर रही है और ऑलरेडी 2.7 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। इस तेजी से ग्रोथ हो रही है कि हर एक डोमेन जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा है उसके अंदर एक नई तरीके का उछाल आया है, नई तरह की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। इसकी वजह ये भी है कि ना सिर्फ कोविड बल्कि और अपॉर्चुनिटीज जैसे डायग्नोस्टिक्स में बहुत नई तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में आ गई हैं, इवन आईटी में रिलेटेड में भी आ गई है। अगर आप देखिए कि सारे एप्लीकेशंस ही आईटी में क्रिएट हो रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो ये सब का सब जो है वो कोरिलेट होके अल्टीमेटली हेल्थ केयर में एक बूम क्रिएट हो गया है। इसका अगर आप एक देखिए राइजिंग मैन पावर है कि हमारी सारी मेडिकल काउंसिल्स ये आइडेंटिफाई कर रही है कि जैसे जैसे हमारे हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे वहां मैन पावर की नीड कंटिन्यूअसली अगले आने वाले 10 सालों तक बढ़ती रहेगी। ऑलरेडी यहाँ पर मैन पावर की शॉर्टेज है हेल्थ केयर सेक्टर में, लेकिन आने वाले 10 सालों में ये हेल्थ केयर की डिमांड और तेजी से ग्रो करेगी और मैन पावर की नीड एक्सपोनेंशियली जूम करेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इस तरफ जा रही हैं कि वो गवर्नमेंट बहुत मैसिवली स्पेंड कर रही है हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में, इंक्लूडिंग बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, हेल्थ केयर सेटअप्स बन रहे हैं। और ये एक ऐसा एरिया है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है हेल्थ केयर में, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज का। तो ये सबको हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत सारी जॉब नई नई तरह की अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं जो कि आईटी से रिलेटेड है। बट ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी आईटी में ही लगती है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में भी लगती हैं। इन सारी रोबोटिक्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, जितने एप्लीकेशंस आज हमारे मोबाइल पे काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोविन ऐप, ये सारे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस ही है जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूज कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, ये सारी की सारी एक ऐसा स्किल सेट क्रिएट हो गया है जो आज की डेट में बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। अब इन अपॉर्चुनिटीज में टेक्निकल नॉलेज के अलावा वो क्या चैलेंजेस है, वो जो क्या स्किल्स चाहिए हेल्थ केयर के सेक्टर में काम करने के लिए, ये कुछ स्किल्स दी गई हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल नॉलेज, जैसे कि अगर आप एक नर्स हैं या आप एक पैरामेडिकल प्रोफेशनल हैं या इवन आप एक ग्रेजुएट लाइक बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी है या आप एक एमएससी ग्रेजुएट हैं और वो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल नॉलेज जो कि आप ऑलरेडी पढ़ करके आपने 3 साल 4 साल गेन की है, आपके पास ये अलाइड नॉलेज भी होनी जरूरी है जो कि एक्सपेक्टेड करते हैं कि जिसकी वजह से आपको नई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज में इंटर करने को मिलेगा। तो एनालिटिकल एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं, ये एक स्किल सेट है जो कि आपको इनेबल करता है नई जॉब अपॉर्चुनिटीज को समझने में, जानने में और इनमें इंटर करने में। क्योंकि आज के जमाने में आपकी टेक्निकल स्किल्स जो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आप ऑलरेडी गेन करते हैं, साथ व्यवहार करते हैं, इसके
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप एक दूसरे से बात कैसे कर पाते हैं, क्या आप हिंदी में बात ही कर पाते हैं, क्या आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्या आप राइटिंग लिख पाते हैं अच्छा, कि वो आप अपने डॉक्टर्स के साथ, आप अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। और आज की डेट में कम्युनिकेशन ज्यादातर सब इंग्लिश में होता है। आपकी थिंकिंग किस तरह की है, क्या आप उस थिंकिंग को प्रेजेंटेशन की में कन्वर्ट कर पाते हैं, आप कितने अच्छे सुनने वाले हैं, एक्टिव लिसनिंग। तो ये सारी चीजें जिनको हम पहले बैक बर्नर पर रखते थे, पीछे रखते थे, आज की डेट में हमारे सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि नई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज, नई तरह की कम्युनिकेशन का चैलेंज भी लेके आई है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एम्प्लॉइज आज घर बैठ के काम करना पड़ता है, या उनको इन इंटरनेट के मीडियम्स का साथ लेकर के ज्यादातर कम्युनिकेट करते हुए, जो पहले फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता था, सब इंटरनेट से कम्युनिकेशन होता है। तो ऐसे केस में हमारी एक्टिव लिसनिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, और ये उतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई है जितनी की हमारी टेक्निकल स्किल्स पहले हुआ करती थी। तो टेक्निकल स्किल्स के साथ आपकी बाकी स्किल्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जॉब दिलाने में हेल्प करती है। अभी हम कुछ बात करते हैं कि एक बिगिनर के लिए किस तरह की जॉब्स की ज्यादातर, या किस तरह की स्किल्स की ओपनिंग होती है। एक एम्प्लॉयर जब आता है किसी पर्सन का इंटरव्यू लेने, तो वो क्या ढूंढता है, उस पर्सन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। तो ज्यादातर ये चीजें हमें सिखाई नहीं जाती, और ये चीजें खासकर किताबों से सिखाना बहुत मुश्किल है, जब तक कि हमारा एक्सपीरियंस, हम वीडियो ना देखें, जब तक कि हम उसको सिचुएशन बेस्ड ना सीखें। तो हमारी कोशिश है कि हम वो चीजों को आज आपके इस सेमिनार के माध्यम के थ्रू बताएं। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये सारी जो स्किल्स हैं, ये 3 चीजों के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिन्हें कहते हैं लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये 4 चीजें हैं, अगर अच्छे से आती होंगी तो आप इन सब चीजों को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी हेल्थ केयर रिज्यूम्स में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि लोग या जो एक्सपर्ट्स ढूंढते हैं। तो वो बेसिकली किसी भी हेल्थ केयर रिज्यूमे में, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी ऐसा है जो कि आप बहुत स्ट्रांगली पुट कर सकते हैं, जो बता सकते हैं, जिसकी नॉलेज है आपके पास, और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको, तो आप मान के चलिए कि आपके पास जॉब आज है। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में ओपनिंग्स है, जिस हिसाब से डिमांड आ रही है, उस हिसाब से इस हिंदुस्तान में तो एटलीस्ट पॉसिबल नहीं है कि आज आपको जॉब ना मिले। जब तक कि अगर आप ना चाहें तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर कुछ काबिलियत हो और आपको जॉब ना मिले। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये 10 पॉइंट बताए गए हैं जो कि किसी भी हेल्थ केयर रिज्यूम में ढूंढते हैं जब रिक्रूटर। तो वो बेसिकली आपकी फार्मेसी से रिलेटेड नॉलेज क्या है, क्या आप मेडिकल, ये कोटिंग की जगह कोडिंग है, ये कोटिंग लिखा हुआ है, कोडिंग, मेडिकल कोडिंग, डाटा एंट्री आप मेडिकल कर सकते हैं कि नहीं, मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट आप जानते हैं कि नहीं, आप मेडिकल रिकॉर्ड्स को कीप रखना, आप इनबाउंड आउटबाउंड कॉलिंग को हैंडल कर सकते हैं, आपके पास हेल्थ केयर की जो कम्युनिकेशंस है उनकी नॉलेज है कि नहीं है, फ्रेमवर्क की नॉलेज है कि नहीं है, आप फर्स्ट एड के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उनको कैसे किया जाता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत जरूरी है, क्या आप बिजनेस को जानते हैं, आप उसके एस्पेक्ट्स को जानते हैं, क्या प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, इवन छोटी मोटी मार्केटिंग, सेल्स के फंक्शंस को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आपके पास बेसिक कंप्यूटर और इंटरनेट की नॉलेज है कि नहीं है, आप वेरियस गाइडलाइंस, पॉलिसीज, लॉज है इनके बारे में नॉट डेप्थ में, लेकिन उतना तो जानने की कोशिश आपके पास होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि ये क्या क्या होती है। और अल्टीमेटली एक अर्जेंट केयर जिसके अंदर आप CPR या इस तरह की बेसिक फैसिलिटीज आप जानते हैं, इनमें ये अगर आपके पास कुछ ट्रेड्स हैं तो आपके पास जॉब की कभी कमी नहीं हो सकती है। और अगर यही चीज हमारे नए स्टूडेंट्स में है और वो कॉन्फिडेंट है और वो लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना अगर इनकी एबिलिटी रखते हैं, तो आई थिंक सो आज के जमाने में ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जिसके पास अच्छी जॉब ना हो। अपार्ट फ्रॉम जो डिटेल नॉलेज के अलावा एक 5 जो सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए
वो ये है कि आप कितने पॉजिटिव नेचर में, आपके अंदर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, आप हर चीज को बहुत पॉजिटिवली लेते हो, हर चीज को बहुत डिटेल में जाते हो, कि एक एक चीज निटी ग्रिटी में समझने की कोशिश करते हो। लॉन्ग आवर्स तक स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि लॉन्ग आवर्स तक काम कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा काम आता है तो आप उसको किसी भी तरीके से आप परेशान नहीं होते हो। आप पेशेंट्स की या अपने कोलीग को अच्छे से सुन पाते हो, उनकी बातें समझ पाते हो, और इवेंचुअली दूसरों को और खुद को भी इमोशनल सपोर्ट दे पाते हो। तो ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो हर पर्सन में होनी चाहिए, और हेल्थ केयर वर्कर्स में तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज वो उन लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं जिनको उनकी नीड है, और इस वजह से उनके पास ये मिनिमम बेसिक एबिलिटीज होनी ही चाहिए, और ये सारे रिज्यूम्स में रिक्रूटर्स ढूंढते हैं। तो इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हेल्थ केयर सेक्टर के अराउंड भी बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स होती हैं। तो हेल्थ केयर में तो जॉब्स हो ही है, लेकिन हेल्थ केयर एक जैसे हॉस्पिटल है, उसमें एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी जॉब्स होती है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स की भी जॉब होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कि पूरा जो वैक्सीन का काम है, जिसमें कि वैक्सीन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन लोकेशन तक जाती है, ये पूरी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का काम है, और इसको भी हेल्थ केयर स्टाफ वर्कर्स ही करते हैं। इसको पूरा मैनेज करने के लिए पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम लगता है, इसको भी हेल्थ केयर के जानकार ही लोग करते हैं। और इवेंचुअली हर हेल्थ केयर स्टाफ वर्कर को कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इंश्योरेंस के साथ डील करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज इंश्योरेंस के बस में आती है। तो एक्चुअरियल इज नथिंग बट साइंस ऑफ इंश्योरेंस, और इवेंचुअली ये साइंस ऑफ इंश्योरेंस जो है वो स्टैटिस्टिशियन, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 में 10,000 में लाखों में कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या है, तो इसकी जानकारी भी आपको बहुत हेल्प करती है। तो ये सारी ओपनिंग्स बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। तो हेल्थ केयर में जहां पर डॉक्टर्स की पोजीशंस, नर्स की पोजीशन, पैरामेडिक्स की पोजीशंस ओपन हो रही हैं, वहीं पर उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोजीशंस, लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट की पोजीशंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पोजीशंस, और इंश्योरेंस और स्टैटिस्टिशियंस की पोजीशंस, नई तरह की पोजीशंस ओपन हो रही हैं। अब हम एक जो बात कर रहे थे कि अगर आपको 4 बेसिक रूल्स आते हैं और आप फंडामेंटली उन चीजों में स्ट्रांग है, तो आप मान के चलिए कि आपका रिज्यूमे अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आप फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे। वो 4 रूल्स जो है वो है LWRS, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो ये जो 4 कॉन्सेप्ट हैं, इनके बेसिस पे एक ये यूरोपियन कॉमन फ्रेमवर्क है जो कि हमें सिखाता है कि हम इनको कैसे इफेक्टिवली पा सकते हैं। तो CEFR, दैट इज कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क फॉर रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस, ये बेसिकली एक तरह की गाइडलाइन है जो कि हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने में बहुत हेल्प करती है। ज्यादातर हमारी जो जिसे कहते हैं मुश्किलें हैं, वो इंग्लिश की वजह से आती है कि हमारी इंग्लिश को लेकर पकड़ इतनी मजबूत नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से हम अपने को वीक समझते हैं कि हम कैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाए या कम्युनिकेट कर पाए। तो CEFR एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके बेसिस पे आप खुद जान सकते हैं कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं।